जो स्टार्ट करने वाले हैं हम वो करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ने से पहले आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ क्यों रहे हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ने का एक और केवल एक कारण ये है कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना। अगर आपके सामने कोई कैलकुलेशन टफ है, अगर वहां पर इन 5 जो लॉ हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के, अगर इनके अकॉर्डिंग अगर इनको वहां पे यूज कर सकते हैं तो उस कैलकुलेशन को हम इन 5 लॉ के यूज करके 5 लॉ को यूज करके किसी भी कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं। कैलकुलेशन को इजी बनाना ही हमारा मेन टारगेट है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ने के बाद जो आपके ये जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो स्टार्ट हो जाते हैं क्लास 7 से। क्लास 7th में इसका एक पर्टिकुलर चैप्टर है। इसी तरीका से क्लास 8 में इसका एक बिल्कुल एक अलग चैप्टर है। लेकिन क्लास 9th में इसकी केवल एक एक्सरसाइज है और 10 में इसको बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया गया है। क्लास 10th में इसको बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया गया है। वहां पे ना इसकी कोई एक्सरसाइज है ना ही कोई चैप्टर है, केवल क्या है इसका यूज है। तो यहाँ पे 5 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लिखे हुए हैं, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में और जानेंगे कि इन लॉ का हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो इन लॉ को समझने से पहले मैं आपको जो एक बात बता दूं कि अगर मैं किसी नंबर की कोई नंबर 2 की पावर 3 लिखूं तो इस चैप्टर में जो वर्ड यूज करने वाला हूं, जिस नंबर की पावर लिखी हुई है इसको क्या बोलूंगा बेस, और ये जो पावर है जो इस नंबर की पावर है इसको क्या कहूंगा एक्सपोनेंट। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इस पावर को एक्सपोनेंट बोलते हैं और जिस नंबर की पावर होती है उसे बोलते हैं बेस। अब वो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम डिस्कस करेंगे लॉज का। जो यहाँ पे 5 लॉज लिखे हुए हैं इनको वन बाय वन समझेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ की बात करेंगे। तो फर्स्ट लॉ क्या है कि a की पावर m इंटू a की पावर n। इसका मतलब है क्या कि देखो यहाँ पे जो बेस है वो बेस सेम है, a यहाँ पे और a यहाँ पे, लेकिन पावर डिफरेंट है। यहाँ पे m है और यहाँ पे n है। तो ये लॉ क्या कहता है, जो फर्स्ट लॉ कहता है, और यहाँ पे क्या है मल्टीप्लीकेशन। तो ये फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या होती है ऐड हो जाती है। तो मैं लिख सकता हूं a की पावर m प्लस n। अगर a की पावर m इंटू a की पावर n है तो इसको मैं लिख सकता हूं a की पावर m प्लस n। तो इसको समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। मान के चलो यहाँ पे 2 की पावर कोई 3 है और मैं यहाँ पे 2 की पावर 5 लिख दूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं इस लॉ के अकॉर्डिंग 2 की पावर 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 8। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि अगर मैं देखूं तो यहाँ पे बेस 2 है और इसका भी बेस 2 है और दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग सेम बेस पर मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो इसका जो आंसर होगा 2 की पावर 8 होगा। तो इस तरीका से हम सिंप्लीफिकेशन में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करते हैं। बात करेंगे सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ क्या है, अगर कोई नंबर है a, अगर उसकी पावर m है और फिर उसकी भी कंप्लीट की पावर n है, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, कि a की पावर m इंटू n। समझते हैं कैसे। यहां पे इसका कहने का मतलब ये है, अगर किसी नंबर की भी पावर है तो पावर का आपस में क्या हो जाता है मल्टीप्लीकेशन। तो मैंने लिख दिया a की पावर m इंटू n। समझते हैं एक एग्जांपल से। मान के चलो कोई नंबर 5 है, इसकी पावर 2 है और इसकी भी पावर क्या है 3 है। तो यहाँ पे देखूं तो 5 की पावर 2 की भी पावर क्या है 3। तो यहाँ पे क्या कर सकता हूं मैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके, इस लॉ का यूज करके 5 की पावर 3 2 जा 6, 5 की पावर 6। तो ये था सेकंड लॉ। इसी तरीका से हम बात करेंगे थर्ड लॉ की। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप और इससे बिल्कुल इसके साथ ही वीडियो को पढ़ने के साथ ही तुरंत इसका नोट्स बनाओ। और अब बात करने वाले हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की जो थर्ड लॉ है। a की पावर जो थर्ड लॉ है उसकी बात करेंगे। यहाँ पे a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे मैं देखूं
तो इस वाले जो टर्म है जो न्यूमरेटर में लिखी हुई है इसका भी बेस ए है, और यहां पे देखूं तो इसका भी बेस ए है। यहां से जो कंक्लूजन जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग जो थर्ड लॉ है वो कहता है कि अगर सेम बेस है, अगर डिवाइड में बेस सेम है, पावर कुछ भी हो तो क्या होती है, पावर एक इसमें ऊपर वाली जो पावर है उसमें से नीचे वाली पावर सब्सट्रैक्ट हो जाती है। तो इसको मैं लिख सकता हूं ए की पावर m माइनस एम। समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान के चलो 8 की पावर 5 अपॉन 8 की पावर 3। अगर मैं यहां पे देखूं तो इसका बेस भी 8 है और इसका बेस भी क्या है 8। अगर बेस सेम है डिवाइड में, अगर डिवाइड में बेस सेम है तो पावर क्या होती है, सब्सट्रैक्ट हो जाती है। न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर सब्सट्रैक्ट हो जाती है और बेस हम जो सेम होता है उसे लिख देते हैं। तो बेस क्या है यहाँ पे 8 और यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर की पावर क्या है 5 और डिनोमिनेटर की पावर क्या है 3, तो -3 मतलब 8 की पावर 2 मतलब 64 इसका आंसर होगा। अगर आप अब देखो, अगर आप इसकी कैलकुलेशन करते तो 8 की पावर 5 टाइम्स करने में आपको टाइम लगता है और 8 की पावर 3 करने में आपको कुछ टाइम से लगता है। अब उसके बाद आप क्या करते, डिवाइड करते, लेकिन हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके इसको 2 स्टेपों में खत्म कर दिया। इसी तरीका से हम फोर्थ लॉ की बात करेंगे। फोर्थ लॉ है क्या, जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का फोर्थ लॉ है, ऑर्डर कोई इनका फिक्स नहीं है, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिख लिए हैं। ऑर्डर ऐसे ये फिक्स ऑर्डर नहीं है कि ये फोर्थ लॉ है, फोर्थ लॉ है, तो ये भी हो सकता है फर्स्ट, कुछ भी आप लिख सकते हो, ऑर्डर कोई फिक्स नहीं है। तो फोर्थ लॉ यहाँ पे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है a की पावर m इंटू b की पावर m इज इक्वल टू a b की पावर m। अब इसको समझना, ये एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्रिएट इसलिए करता है कि क्योंकि यहाँ पे बेस सेम नहीं है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो सेम बेस पे हमने क्या करी थी, पावर ऐड करी थी। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन में बेस डिफरेंट है, यहाँ पे बेस a है और यहाँ पे बेस b है, लेकिन अब क्या है कि पावर क्या है, सेम है। इसकी पावर भी m है और इसकी पावर भी m है। अगर बेस डिफरेंट हो बट पावर सेम हो तो हम उसको कुछ इस टाइप से लिख देते हैं, a b की मल्टीप्लीकेशन करके उस पावर को लिख देते हैं जो सेम हो। समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मान के चलो 2 की पावर 3 है इंटू 4 की पावर 3 है। यहां पे देखूं तो बेस क्या है, डिफरेंट है, 2 की पावर 3 है मतलब यहाँ पे बेस 2 है, और यहाँ पे 4 की पावर 3 है मतलब बेस यहाँ पे 4 है। बेस दोनों डिफरेंट है, 2 और 4 दोनों डिफरेंट वैल्यू है, बट यहाँ पे क्या है, पावर सेम है। इसको मैं लिख सकता हूं इस लॉ के अकॉर्डिंग इसे मैं लिख सकता हूं, इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर दूं इस लॉ के अकॉर्डिंग, a इंटू बी, तो 2 4 जा 8 और पावर जो सेम होगी उसकी वैल्यू लिख दो। ये 3 है, ये भी 3 है, पावर सेम है तो 8 की पावर 3। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीका से हम सिंप्लीफिकेशन में इसका यूज कर रहे हैं। अब बात करेंगे हम जो फिफ्थ लॉ की, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के फिफ्थ लॉ की बात करेंगे। अब इसका प्रूफ देखेंगे। अभी तक आपने सुना होगा और पढ़ा होगा कि अगर किसी भी नंबर की वो नंबर कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, अगर किसी कांस्टेंट या वेरिएबल की पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये आपको पता है और आज जानेंगे हम ये होती क्यों है। अब किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हम 1 लिख देते हैं। इसी तरीका से अगर किसी कांस्टेंट की पावर 0 होती है तो हम तब भी उसकी वैल्यू 0 लिख देते हैं। अब इसका रीजन समझते हैं कि किसी वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 क्यों होती है, रीजन क्या है, वाई। तो इसको हम प्रूफ कर दें इस आइडेंटिटी को। अगर किसी की पावर 1 है, अगर किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 है। अब यहां से सोचना, अगर मैं किसी सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, इज इक्वल टू 1। अब जो हमने सबसे पहले लॉ पढ़ा था, यहां पे पढ़ा था, तो यहां पे अगर मैं इसे देखूं तो इसकी पावर क्या है, 1, तो इसे मैं लिख सकता हूं x की पावर 1 और इसकी पावर भी क्या, 1। अगर मैं इस न्यूमरेटर को ऊपर ले जाऊं तो ये मल्टीप्लीकेशन में x की पावर 1 की जगह क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 1। जो आपने फर्स्ट लॉ पढ़ा था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का,
कि सेम बेस पर मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, तो बेस क्या है यहाँ पे x बेस सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन में ये पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो इसे लिख सकता हूं x की पावर 1 प्लस माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 1। 1 में से 1 गया 0, तो x की पावर क्या बचा, 0 इज इक्वल टू 1। तो यहां से ये प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी से प्रूफ होती है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी से प्रूफ होती है कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसी तरीका से हम प्रूफ कर सकते हैं कि अगर किसी कांस्टेंट की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।